नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रेजी स्टडी पॉइंट पर। तो देखिए, हम लास्ट ईयर यानी कि 2024 में एसएससी जीडी के जो क्वेश्चन पेपर्स हुए थे उन्हीं में से एक क्वेश्चन पेपर को हम यहाँ पर ले रहे हैं और उसमें जो मैथ्स के 20 क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चंस को आज हम यहाँ पर डिटेल से सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एक व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य से 50% अधिक पर अंकित करता है और 20% की छूट देता है। तो छूट देने के बाद व्यापारी को कितने प्रतिशत का लाभ होता है। तो यहाँ पर देखिए, हमने मान लिया कि उस वस्तु की जो कॉस्ट प्राइस थी वो 100 थी। कॉस्ट प्राइस जो थी वो हमने मान ली कितनी थी, 100 थी। अब व्यापारी ने क्या किया कि इस पर 50% अधिक अंकित कर दिया। 50% क्या कर दिया, इसके मूल्य को बढ़ाकर लिख दिया। तो बताओ 100 का 50% कितना होता है, तो 50 ही होता है। तो 100 का 50% 50 यानी कि 50 रुपये बढ़ाकर उसने लिखा, तो उसने उस पर अंकित कर दिया कितना, 150। उसके बाद में क्या किया, उसने अंकित मूल्य पर 20% की क्या कर दी, छूट दे दी। 20% की उसने क्या दी है, छूट दी है, यानी कि डिस्काउंट दिया है। तो बताओ 150 पर यदि वो 20% का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब उसने सेल कितने में किया, तो उसने सेल किया 80% में। तो 150 का 80% निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा और 15 को 8 से गुणा करेंगे तो आएगा 120। तो 20% का डिस्काउंट देने के बाद में उसने बेच दिया है उसको कितने में, 120 में। और ख़रीदा कितने में था, तो उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 100 थी। तो 100 की वस्तु को उसने बेचा है कितने में, 120 में। तो बताओ उसको प्रॉफिट कितना हुआ, तो उसको प्रॉफिट हुआ कितने का, 20 का। और परसेंटेज में निकालेंगे तो भी 20% ही आएगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस कितनी हमारी 100 है। तो यदि देखिए परसेंटेज में यदि हम निकालें तो क्या होगा, परसेंटेज में प्रॉफिट हो जाएगा उसका कि 20 का उसको लाभ हुआ और बटे में आता है क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस जो कि कितनी है, 100। और परसेंट में निकालना होता है तो 100 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो देखिए 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा तो आएगा कितना, 20%। तो उसको 20% का क्या हुआ, लाभ हुआ। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 5 संख्याओं का औसत क्या है, 32 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 28 हो जाता है। तो हटाई गई संख्या हमें यहाँ से बतानी है। तो देखिए, यदि शुरू में संख्याएं थी 5, तो इन पांचों संख्याओं का यदि हम योग यहाँ से निकालें, पांचों संख्याओं का योग निकालें तो योग कैसे आता है, तो जो भी हमें एवरेज दिया होता है उसमें गुणा कर दो टोटल कितनी संख्याएँ हैं, टोटल संख्याएं कितनी हैं उनसे क्या कर दो, गुणा कर दो। तो यहाँ पर देखिए औसत कितना था, 32 और टोटल संख्याएं 5 हैं। तो 32 को 5 से गुणा करेंगे तो आएगा कितना, 160। यानी कि पहले सभी संख्याओं का योग कितना था, 160। अब हमने एक संख्या हटा दी है तो संख्याएं बची हमारे पास कितनी, 4। तो इन 4 संख्याओं का योग निकालो। 4 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तो इन 4 संख्याओं का औसत 8 है और संख्याएँ कितनी रह गई हमारे पास, 4। तो 28 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 को 8 से गुणा करते हैं तो 32 और 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8, 8 और 3 11। तो अब हो गया कितना, 112। तो 4 संख्याओं का योग 112 है और 5 संख्याओं का योग 160 है। यानी हम 160 में से 112 माइनस कर दें तो हमने जो संख्या हटाई है वो कितनी है वो हमें पता चल जाएगा। तो जो संख्या हटाई है, हटाई गई जो संख्या है वो कौन सी हो जाएगी, तो 160 में से 112 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो ये यहाँ पर आएगा कितना, 48। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 32 से पहले सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए 32 से पहले अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी। तो देखिए सबसे पहले अभाज्य संख्या आती है हमारी 2, उसके बाद में 3, उसके बाद में 5, 5 के बाद में होती है 7। अभाज्य संख्याएं होती कौन सी हैं, जिनमें एक और खुद के अलावा और किसी संख्या का भाग नहीं जाए। 7 के बाद में कौन सी आएगी, 11, 11 के बाद में कौन सी आएगी, 13, 13 के बाद में कौन सी संख्या होती है, 17, 17 के बाद में होती है 19, 19 के बाद में होगी कौन सी, 23, 23 के बाद में 29 और 29 के बाद में होगी कौन सी, 31। तो यहाँ पर देखिए टोटल संख्या कितनी हो गई है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। अब देखिए एवरेज निकालने के लिए क्या करना होता है, ऊपर तो हमें लिखना होता है सभी का योग और बटे में कितनी संख्याएं हैं उनसे क्या करते हैं, डिवाइड। तो यहाँ पर देखिए इन सभी संख्याओं का जब हम योग करेंगे तो वो आएगा हमारे पास कितना, 160। और टोटल संख्याएं कितनी है, ये 11। तो 160 को 11 से डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना, 14.54। तो 14.54
5 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि 3 नोटबुक और 6 पेन का मूल्य जो है वो 3000 रुपये है। उतने ही पैसों में एक व्यक्ति 1 नोटबुक और 12 पेन खरीद सकता है। यदि राजू 15 पेन खरीदना चाहता है तो उसे कितना भुगतान करना होगा। तो देखिए हमने मान लिया कि 1 नोटबुक का मूल्य n है और 1 पेन का मूल्य मान लिया हमने कितना है, p है। तो पहले उसने 3 नोटबुक खरीदी हैं, मतलब 3n प्लस और 6 पेन खरीदे हैं, तो 6 पेन, इनका जो मूल्य होगा वो कितना है, 3000 रुपये। अब देखिए पूरी इक्वेशन 3 से डिवाइड हो रही है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से आएगा n और यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2p और ये बराबर हो जाएगा किसके, 1000 के। दूसरी कंडीशन में बोल रहा है कि उतने ही पैसों में, यानी कि जितने पैसों में 3 नोटबुक और 6 पेन हम खरीद रहे थे, कितने में, 3000 में, इतने में ही वह एक व्यक्ति 1 नोटबुक और 12 पेन खरीद सकता है। मतलब 1 नोटबुक और प्लस यदि 12 पेन खरीदता है तो उसका मूल्य कितना होता है, 3000 रुपये ही होता है। तो यहाँ से देखिए n की वैल्यू हम इस समीकरण में पुट कर सकते हैं। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये प्लस का 2p उधर जाएगा माइनस में, तो 1000 और माइनस का 2p, और यहाँ पर देखिए कितना लिखा है, प्लस का 12p और बराबर कितना हो जाएगा, 3000। तो यहाँ से देखिए 12p प्लस के हैं, 2p माइनस के हैं, तो बचेंगे कितने, 10p, और उधर 1000 माइनस का हो जाएगा 3000 में से, तो बचेगा कितना, 2000। तो यहाँ से 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो p का माना जाएगा कितना, 200। अब यहाँ पर देखिए p क्या था हमारा, 1 पेन का मूल्य, और हमें क्वेश्चन ने पूछा है कि यदि राजू 15 पेन खरीदना चाहता है तो कितना भुगतान करना होगा। तो 1 पेन का मूल्य 200 है, तो 15 का कितना हो जाएगा, 200 से गुणा कर देंगे तो आएगा कितना, 3000 रुपये। तो यहाँ पर देखिए थर्ड ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों की वह अधिकतम संख्या बताइए जिनके बीच 1003 चॉकलेट और 2703 कैंडी इस प्रकार बांटी जा सकती हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक, यानी कि चॉकलेट और कैंडी की संख्या क्या मिले, समान मिले। तो देखिए जब भी क्वेश्चन में हमसे ज़्यादा से ज़्यादा या अधिकतम इस प्रकार का वर्ड हमें दिया हुआ होता है तो उस कंडीशन में हमें जो संख्याएँ दी होती हैं उनका निकालना होता है HCF। उनका क्या निकालना होता है, HCF हमें निकालना होता है। तो देखिए 1003 के यदि हम फैक्टर करें तो 1003 जो है वो डिवाइड होता है किससे, 17 से, तो 17 का भाग देंगे तो 17 पंजे 85 होता है। उसके बाद में 15 बचेंगे, 3 लिखेंगे तो 17 नामे 153। इसके आगे देखिए 59 जो है वो किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होता है। अगला है हमारा कौन सा, 2703। तो यदि 2703 को देखिए यदि हम 17 से डिवाइड करें तो 17 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार होगा, तो 17 एकम 17, 10 बचेंगे, 17 पंजे 85, फिर 15 बचेंगे और 17 नामे 153। तो ये हो जाएगा कितना, 159। फिर देखिए इसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं और 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 पंजे 15 और उसके बाद में 3 तिया 9, तो ये आ जाएगा कितना, 53। अब 53 जो है वो आगे डिवाइड नहीं होता है, तो ये हो गए फैक्टर। तो देखिए इन दोनों में जो कॉमन होता है वही क्या होता है, HCF होता है। तो दोनों में कॉमन कौन होगा, तो दोनों में कॉमन कौन है, 17 है, तो यहाँ पर इनका HCF हो जाएगा कितना, 17। तो अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी 17। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि 384 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार कर सकती है और विपरीत दिशा में यात्रा कर रही समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार कर सकती है। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल हमें बतानी है। तो देखिए पहली रेलगाड़ी की चाल को यदि हम S1 मान लें, उसकी स्पीड को S1 मान लें, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, तो स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखिए पहली रेलगाड़ी खंबे को पार कर रही है 12 सेकंड में और उसकी लंबाई कितनी है, 384 मीटर। तो 384 मीटर की डिस्टेंस उसको ट्रेवल करनी होगी, तो 384 और बटे में टाइम हो जाएगा कितना, 12। तो देखिए 12 से कैंसिल आउट करेंगे तो 12 तिया 36, उसके बाद में बचेंगे 2 और 12 दूनी 24। तो 32 मीटर पर सेकंड जो है वो पहली रेलगाड़ी की क्या आ गई है, चाल आ गई है। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों रेलगाड़ियां हैं, एक रेलगाड़ी और ये है दूसरी रेलगाड़ी, ये विपरीत दिशा में ट्रेवल कर रही हैं। इसकी स्पीड हमें पता है S1 और इसकी स्पीड पता है हमें, मान ली हमने कितनी है, S2। तो देखिए जो सापेक्ष चाल होगी या जो रिलेटिव स्पीड होगी उसको मान लिया हमने S। तो यदि एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाती हैं तो जो रिलेटिव स्पीड होती है वो जुड़ जाती है, यानी कि S1 प्लस S2। और यदि एक ही दिशा में जाती हैं तो दोनों
S1 माइनस S2 यानी कि उनका अंतर जो होता है वो होती है उनकी सापेक्ष चाल। तो यहाँ पर देखिए दोनों की सापेक्ष चाल हमने मान ली है वो कितनी है S, तो S का मान हमें यहाँ से निकालना है। तो S बराबर होगा टोटल डिस्टेंस और अपॉन में टाइम। तो देखिए दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो दोनों की क्या आएगी ऊपर लंबाई, तो एक की लंबाई 384 है, दूसरी की भी लंबाई 384 है, तो मतलब 384 प्लस 384 इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी होगी दोनों को एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए, और दोनों को एक दूसरे को क्रॉस करने में भी समय कितना लग रहा है 12 सेकेंड का। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 384 प्लस 384, तो ये हो जाएगा 768 और बटे में हो जाएगा कितना 12। तो जब यहाँ से S का मान निकालेंगे तो देखिए कितना आएगा, तो 12 से कैंसिल आउट करेंगे, तो 12 से कैंसिल करेंगे तो 12 छके 72 होता है, उसके बाद में 4 बचेंगे और 12 चौक 48, तो 64 मीटर पर सेकंड जो है वो दोनों की होगी सापेक्ष चाल। और S क्या था, S था हमारा S1 प्लस S2, यहाँ से देखिए S है हमारा S1 प्लस S2, तो S की वैल्यू हमें पता है 64 और बराबर S1 की वैल्यू हमें पता है 32, और तो हमें यहाँ से S2 यानी कि दूसरी रेलगाड़ी की चाल यहाँ से मिल जाएगी। तो 64 में से 32 निकालेंगे तो आएगा हमारे पास 32 मीटर पर सेकंड, तो दूसरी रेलगाड़ी की भी चाल होगी 32 मीटर पर सेकंड। तो फोर्थ ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन है कि 6 पेन का क्रय मूल्य 5 पेन के विक्रय मूल्य के समान है, तो लाभ हानि या प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए 6 पेन का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस जो है वो बराबर है किसके, 5 पेनों की सेलिंग प्राइस के, 5 पेनों की सेलिंग प्राइस के। तो यहाँ से देखिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो हमें यहाँ से पता चल जाएगा, कॉस्ट प्राइस और इधर जो सेलिंग प्राइस है वो इसके बटे में ले आइए, तो ये बराबर हो जाएगा किसके, 5/6 के। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो पता चल गया कि कॉस्ट प्राइस यदि 5 है तो सेलिंग प्राइस कितनी है 6 है। तो देखिए 5 में खरीद के 6 में बेच रहे हैं तो हमें प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट होगा कितने का, 1 का। तो इसी को यदि हमें परसेंटेज में निकालना है तो परसेंटेज में प्रॉफिट हो जाएगा 1 का प्रॉफिट हुआ है, और बटे में आती है कॉस्ट प्राइस यानी कि 5 और गुणा में करेंगे किसके 100। तो देखिए 5 से कैंसिल आउट होगा तो आएगा कितना 20%। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से कि इसमें 20% का हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि 70 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या और 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो बराबर होता है बेलन का क्या, 2πr/h। 2πr/h जो होता है वो होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखिए 2 गुणा पाई का मान है 22/7 और गुणा इसकी जो त्रिज्या है r वो कितनी है, आधार की त्रिज्या कितनी है 70, और ऊंचाई जो दे रखी है इसकी वो कितनी है, वो है 14। तो बस सॉल्व करना है। तो देखिए 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा कितनी बार, 10 बार। तो ये हो जाएगा 22 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 44, और उसको गुणा करना है हमें 14 से, और गुणा करना है किससे 10 से। तो देखिए 14 को 4 से गुणा करेंगे तो 56, और 14 को 4 से करेंगे तो 56, और 5 कितने हो जाएंगे 61, और आगे है 1 0। तो 6160 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो हो जाएगा उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बस हमें फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2πr/h, और इसके आयतन की यदि बात करते तो वो होता है कितना हमारा πr²h। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक मेज का विक्रय मूल्य कितना है, 6875 रुपये है। यदि लाभ प्रतिशत 25% हो तो मेज का क्रय मूल्य यहाँ पर कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए 25% का मतलब कितना है, 25% का प्रॉफिट हुआ है, तो 25% का मतलब होता है परसेंट का साइन हटाएंगे और बटे में लगाएंगे कितना 100। तो देखिए 25 से कैंसिल आउट होगा तो ये आएगा कितना 1/4। तो 1/4 लाभ का मतलब ये हुआ कि यदि वस्तु की कॉस्ट प्राइस कितनी हो 4 हो तो उस पर हमें प्रॉफिट होगा कितना 1। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, सेलिंग प्राइस का मतलब ये हुआ कि हमने 4 में खरीद कर उस पर 1 का लाभ कमाना चाह रहे हैं, मतलब हम बेचेंगे उसको कितने में, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट यानी कि 5 में। अब हमें क्वेश्चन में विक्रय मूल्य दिया है 6875, मतलब सेलिंग प्राइस कितनी है हमारी 5, मतलब 5 यूनिट जो हैं वो बराबर हमारी किसके 6875 के।
और हमें बताना है यहाँ पर क्या, मेज का क्रय मूल्य, यानी कि हमें वैल्यू बतानी है कॉस्ट प्राइस की, यानी कि 4 यूनिट की। तो 5 की वैल्यू इतनी है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 6875 और बटे में आएगा 5, और हमें वैल्यू बतानी है 4 यूनिट की, तो इसको गुणा कर देंगे किससे, 4 से। बस सोल्व कर लो इसको, तो सोल्व करेंगे तो कितना आएगा ये, तो यह आ जाएगा 5 का भाग देंगे 6 में, तो 5 एकम 5, 5 दिए 15, फिर 3 बचेंगे, फिर 5 7 35, फिर हमारे पास 2 बचेंगे और फिर 5, और गुणा में आएगा कितना, 4। तो 1375 को गुणा करेंगे हम किससे, 4 से, तो यह हो जाएगा कितना यहाँ पर 5500 रुपये। तो फोर्थ ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। दूसरा देखिए, हम डायरेक्ट इस प्रकार से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कि 25% का हमें लाभ हुआ है, यानी कि उसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी कितनी, 125%, और जो कॉस्ट प्राइस होती है वो होती है हमारी कितनी, 100%। तो यहाँ पर देखिए हमें जो 6875 रुपये है ये किसकी वैल्यू है, ये सेलिंग प्राइस है, यानी कि 125 की वैल्यू है, और हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस यानी कि 100 की वैल्यू बतानी है, तो गुणा कर देंगे 100 से। तो इसको सॉल्व करेंगे तो भी हमारे पास आएगा क्या, क्रय मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए प्राप्त जो साधारण ब्याज है वो उस धनराशि का 2/5 है, तो वार्षिक ब्याज की जो दर है वो क्या होगी। तो देखिए जो साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है, वो मूलधन का कितना है, 2/5, यानी कि यदि हमारा प्रिंसिपल यानी कि मूलधन 5 हो तो हमारा जो ब्याज होगा सिंपल इंटरेस्ट वो कितना होगा, 2 होगा। और हमें रेट निकालनी है, तो रेट बराबर होती है ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट गुणा 100, तो ब्याज गुणा 100 और बटे में मूलधन यानी कि P और गुणा में टाइम। तो देखिए ब्याज कितना हमारा 2 गुणा 100 और बटे मूलधन कितना हमारा 5, और टाइम दे रखा है क्वेश्चन में कितना, 5 वर्ष। तो देखिए 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25, और 25 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा कितनी बार, 4 बार, और 4 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा कितना, 8%, यानी कि ब्याज की दर होगी हमारी कितनी, 8%। तो फोर्थ ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए अगला क्वेश्चन है 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर। तो देखिए जब भी स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर इसका एक का स्क्वायर एक ही होता है, और देखिए यहाँ पर एक संख्या के बाद पॉइंट था, तो जब स्क्वायर करेंगे तो 2 संख्या के बाद हो जाएगा, तो 1 और 2, तो इसको बोल सकते हैं हम 0.01। और यहाँ पर प्लस देखिए यह है 0.01 और प्लस, तो यहाँ पर देखिए एक का स्क्वायर एक ही होता है, और यहाँ पर देखिए कितनी संख्याओं के बाद पॉइंट है, तो 1 और 2 संख्याओं के बाद है, तो स्क्वायर करेंगे तो डबल संख्याओं के बाद हो जाता है, तो यहाँ 2 संख्याओं के बाद था तो अब हो जाएगा 4 संख्याओं के बाद, तो 1 और ये 2, ये 3 और ये 4, तो यहाँ पर लगेगा इसका पॉइंट, तो ये हो जाएगा 0.0001। तो इनको हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो देखिए ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, तो पहली संख्या थी हमारी 0.01, और दूसरी संख्या क्या है, तो देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, तो 0.0001। तो देखिए ऊपर भी हम बराबर संख्याएं करने के लिए आगे 2 जीरो लगा देंगे, तो इनको ऐड करेंगे तो आएगा 1010.0, तो 0.0101 फर्स्ट ऑप्शन की इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि x का 45% y के 15% के बराबर है तो x अनुपात y का मान हमें बताना है। तो देखिए इसका मतलब ये हुआ कि x का 45% ये बराबर है किसके, y के 15% के। तो यहाँ से देखिए 100 से 100 कैंसिल आउट, और 15 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा कितनी बार, 3 बार। तो हम बोल सकते हैं कि 3x ये बराबर होगा किसके, y के, और हमें अनुपात बताना है x/y का, यानी कि x बटे y का। तो y इधर बटे में आएगा तो इधर बचेगा 1, और 3 गुणा में था ये इधर चला जाएगा भाग में, तो x अनुपात y जो है वो यहाँ से हो गया कितना, 1/3। तो सेकंड ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि 72 जिल्द साज 720 पुस्तकों को जिल्दबंदी 22 दिनों में कर सकते हैं, तो 12 दिनों में 660 पुस्तकों की जिल्दबंदी करने के लिए कितने जिल्द साजों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर देखिए M1 D1 और बटे में तो देखिए M1 D1 और बटे में Q1, जहाँ पर Q होता है कार्य की मात्रा,
ये बराबर होता है M2 D2 और बटे में Q2। तो देखिए पहले जिल्दसाज यानी आदमियों की संख्या कितनी है हमारे पास 72 और कितने दिन लग रहे हैं इनको 22 दिन का समय लग रहा है और बटे में कार्य की मात्रा। तो बताओ कितनी पुस्तकों की जिल्दबंदी कर रहे थे तो 720 की, तो बटे में आएगा 720 और ये बराबर होगा किसके M2 यानी कि बाद में जिल्दसाजों की हमें संख्या बतानी है, मतलब M2 का तो मान हमें निकालना है और दिन कितने हैं इनके तो 12 दिनों में और पुस्तकें कितनी हैं तो बटे में आएगा कितना 660, बटे में कितना आएगा 660। तो यहाँ से देखिए 72 से कैंसिल आउट होगा कितनी बार 10 बार और इस जीरो से ये वाला जीरो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू बतानी है किसकी M2 की, तो M2 बराबर कितना हो जाएगा तो देखिए इधर तो बचा है 22 और इसके गुणा में आएगा 66 और बटे में देखिए कितना है 12। तो देखिए 2 से कैंसिल आउट करें तो 2 से कैंसिल आउट होगा 11 बार और ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा कितनी बार 6 बार और 6 से 66 कैंसिल आउट होगा कितनी बार 11 बार और 11 को 11 से गुणा करेंगे तो आएगा कितना 121। तो थर्ड ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से क्या है 60% अधिक है। यदि उस वस्तु पर 20% की छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है, यानी कि यदि क्रय मूल्य हम मान लें कितना 100, यदि हम क्रय मूल्य कितना मान लें 100 मान लें तो इसका जो अंकित मूल्य होगा यानी कि जो MRP होगी, इसकी जो MRP होगी वो कितनी होगी 60% अधिक होगी। 60% क्या होगी अधिक होगी। तो 100 का 60% कितना होता है 60 ही होता है, यानी कि हमने कॉस्ट प्राइस पर 60% अधिक अंकित किया है, मतलब हमने अंकित कर दिया कितना 160। अब हमने क्या किया है इस पर 20% का क्या दे दिया डिस्काउंट, 20% का क्या दिया है डिस्काउंट दिया है। 20% का डिस्काउंट देने का मतलब ये हुआ कि 160 की वस्तु को बेच दिया हमने 80% में, क्योंकि 20% का हमने क्या दिया है डिस्काउंट यहाँ पर दिया है। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गए कैंसिल आउट हो गए और 16 को 8 से गुणा करेंगे तो देखिए 8 से 48 और 8 एकम 8 और 4 12 तो 128। तो 128 रुपये में हमने क्या किया है उसको बेचा है। तो बताओ यदि 100 में खरीद कर हमने बेचा उसको 128 में तो हमें जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है कितना 28 का। प्रॉफिट कितना हुआ है 28 का हुआ है। तो देखिए क्रय मूल्य 100 ही है तो 28% 28 ही डायरेक्ट क्या हो जाएगा 28%, या निकाल के भी देख सकते हो कि परसेंटेज में प्रॉफिट निकालना है। तो देखिए 28 का लाभ हुआ और बटे में आती है कॉस्ट प्राइस जो कि कितनी है 100 और गुणा भी करेंगे किस पे 100 से, तो 100 से 100 कैंसिल आउट होगा, यानी कि 28% का हमें क्या होगा प्रॉफिट यहाँ से हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसी संख्या के 20% का 25% 250 के बराबर है तो उस संख्या का 35% कितना होगा ये हमें यहाँ पर बताना है। तो मान लिया कि वो संख्या हमारी x है, तो x के 20% का 25% ये बराबर है किसके 250 के। तो यहाँ से देखिए x का मान हम निकालेंगे तो देखिए 20 से ये कैंसिल आउट होगा कितनी बार 20 से कैंसिल आउट हो जाएगा 5 बार और ये 25 से कैंसिल आउट होगा कितनी बार 4 बार। तो x बराबर हो जाएगा कितना 250 और गुणा 5 को 4 से गुणा करेंगे तो 20। तो x का मान आ जाएगा 25 को 2 से गुणा करते हैं तो ये आता है कितना 50 और 2 जीरो हैं तो 5000। अब हमें पूछा है कि उस संख्या का 35% कितना होगा, यानी कि इस 5000 का बताना है हमें क्या 35%। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट और 35 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 को 5 से करते हैं 25 और 5 को 3 से करेंगे 15 और 2 17 और एक जीरो है तो आएगा आंसर हमारा 1750, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि 9000 रुपये 80% की वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज पर उधार दिए जाते हैं तो 12 महीने का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। जबकि देखिए कंडीशन हमें दी हुई है कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित। तो देखिए जो 80% रेट है ये 80% रेट है वार्षिक, यानी कि पूरे 12 महीने की, कितने की 12 महीने की। तो बताओ अर्धवार्षिक संयोजित है यानी कि हमें 6 महीने की बतानी है तो ये हो जाएगी कितनी 80 जो है ये है 12 महीने की और हमें निकालनी है 6 महीने की, तो 6 से गुणा करेंगे यानी कि दर इसकी क्या होगी आधी, यानी कि 40%। तो अब देखिए 2 साल है हमारे पास, ये पहला और ये दूसरा,
क्योंकि हमें 12 महीने का निकालना है, और 12 महीने का निकालना है तो 6 महीने का हम क्या निकालेंगे, ब्याज निकालेंगे, क्योंकि ब्याज जो है वो अर्धवार्षिक क्या है, संयोजित है। तो 6 महीनों के 2 टाइम पीरियड हमारे पास बनेंगे। तो ये पहला और ये दूसरा। तो देखिए पहले वर्ष हमें क्या मिलेगा, 9,000 रुपये पर 40% का क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। पहले 6 महीने के लिए 9,000 का क्या मिलेगा, 40%। तो 9,000 का 40% बताओ कितना होता है, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 9 चौक 36 यानी कि 3600 रुपये। तो 3600 रुपये पहले 6 महीने में ब्याज मिलेगा। फिर देखिए अगले 6 महीनों की यदि हम बात करें तो इस 9,000 पर हमें फिर से 40% मिलेगा, यानी कि 3600 मिलेगा। और जो पहले ब्याज मिला है इसका भी हमें क्या मिलेगा, 40% मिलेगा। तो बताओ इसका 40% कितना होगा, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 36 को 40 से गुणा करेंगे तो आएगा कितना, 1440। तो ये हो गया टोटल यहाँ पर ब्याज। तो बताओ टोटल ब्याज जो होगा हमारा, यानी कि जो हमारा चक्रवर्ती ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट, वो बराबर हो जाएगा कितना, 3600 प्लस 3600 और प्लस का 1440। तो हो जाएगा 7200 और 1440 यानी कि 8640 रुपये। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला है कि PQR के बीच 8400 रुपये क्रमशः 2/3 अनुपात 3 अनुपात 1/3 अनुपात में बांटा जाता है, तो R का हिस्सा क्या होगा। तो देखिए P अनुपात Q अनुपात R, ये हमें दे रखा है कितना, 2/3 अनुपात 3 अनुपात 1/3। तो सबसे पहले तो हम अनुपातों को सिंपल फॉर्म में लेके आएंगे। तो देखिए दोनों के बटे में 3 है, तो 3 से गुणा कर देंगे सभी अनुपातों को। तो इसको 3 से गुणा करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2। इसको 3 से गुणा करेंगे तो होगा 9, और इसको 3 से कैंसिल आउट करेंगे, गुणा करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आएगा 1। मतलब अनुपात है हमारा P अनुपात Q अनुपात और जो R है ये बराबर है 2:9:1। अब हमें 8400 रुपये इनमें बांटने हैं, और सभी के अनुपातों का योग कितना हो जाएगा, तो 9 और 2 11 और 1 12। मतलब 12 में बांटना है किसको, 8400 में। 12 को बांटना है 8400 रुपये को, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से, 700। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 700 हो जाएगी। और हमें R का हिस्सा बताना है, और देखिए R का अनुपात भी कितना है, 1 है। तो 1 की वैल्यू कितनी है यहाँ से, 700 है। तो हम बोल सकते हैं कि थर्ड ऑप्शन इसका क्या होगा, यहाँ से करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है, तो गोले के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो यहाँ पर देखिए गोले की जो आयतन होता है वो बराबर होता है 4/3 पाई R क्यूब के। तो ध्यान देना है कि त्रिज्या क्या होता है, यहाँ पर क्यूब होता है। तो देखिए हमने त्रिज्या में 50% की क्या की है, वृद्धि की है। 50% की क्या की है, वृद्धि की है। और 50% का मतलब होता है 1/2। यानी कि यदि पहले 2 था तो उसमें हमने 1 बढ़ा दिया है। तो यदि पहले त्रिज्या 2 थी तो अब त्रिज्या कितनी हो गई है, 3 हो गई है। तो यहाँ से देखिए त्रिज्या का क्या होता है, क्यूब होता है। तो यानी कि पहले 2 का क्यूब करते तो कितना आ रहा था, 8, और अब 3 का क्यूब करेंगे तो आएगा कितना, 27। तो मतलब अब आयतनों का अनुपात हो गया उनका 8:27। तो मतलब 8 से बढ़कर कितना हुआ, देखिए 8 से बढ़कर 27 हुआ, यानी कि वृद्धि हुई कितने की, 19 की। और यही हमें परसेंटेज में बतानी है। तो परसेंटेज में कितना हो जाएगा देखना है। परसेंटेज में जो वृद्धि होगी आयतन में वो कितनी होगी देखना, 19 की वृद्धि हुई है, और बटे में कितना 8, और गुणा करेंगे हम किससे, 100 से। तो देखिए 4 से कैंसिल आउट होगा 2 बार, और ये 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा कितनी बार, 25 बार। तो 25 को 19 से गुणा करेंगे तो 25 ना में 225 होता है, हासिल लगेगी 22, और 25 से कम 25 और 22 कितना होता है, 25 और 22, 25 और 22 ये हो गया हमारा कितना, 47, और बटे में आएगा कितना, 2। तो देखिए कितना होगा ये, तो 237.5% की क्या होगी, उसमें वृद्धि हो जाएगी। तो सेकंड ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 720 है और उनका महत्तम समापवर्तक कितना है, 4 है। तो इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम हमें बताना है। तो देखिए 2 संख्या यदि ए और बी हों तो उनका जो गुणनफल होता है ये बराबर होता है उनके एलसीएम गुणा एचसीएफ के। तो यहाँ पर देखिए संख्याओं का गुणनफल 720 है,
एलसीएम हमें बताना है और एचसीएफ उनका दे रखा है कितना 4। तो देखिए 4 से 720 कैंसिल आउट हो जाएगा कितनी बार 180 बार, यानी कि संख्याओं का जो एलसीएम होगा वो होगा कितना 180। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि स्वप्निल जो है वो 16 दिनों में एक सोफ़ा बना सकता है। रेवती के साथ मिलकर काम करते हुए वह काम को 128/17 दिनों में पूरा कर सकता है। तो यदि रेवती अकेले काम करती है तो काम को पूरा करने में उसे कितना दिन का समय लगेगा। तो यहाँ पर देखिए एक तो स्वप्निल है और एक स्वप्निल प्लस रेवती, ये दोनों मिलकर काम करते हैं। तो स्वप्निल यदि अकेला उस काम को करता है तो इसको लगता है समय कितना 16 दिनों का, और दोनों मिलके कर रहे हैं तो इसको समय लग रहा है कितना 128/17 दिनों का। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम के बराबर हम क्या करेंगे, काम को बांट देंगे, यानी टोटल काम की यूनिट हम बनाएंगे। तो 16 और 128 दोनों का एलसीएम यदि हम लें तो ये आएगा कितना 128। तो हमने टोटल वर्क जो मान लिया वो कितना है 128 है। अब देखिए स्वप्निल जो है वो इन 128 यूनिट को 16 दिनों में करता है, यानी कि एक दिन में करेगा वो कितनी 8, क्योंकि 16 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा ये 8 आ जाएगा। दूसरा देखिए स्वप्निल और रेवती दोनों मिलकर 128/17 दिन में इन 128 यूनिट को कर रहे हैं। तो बताओ एक दिन में कितने करेंगे, तो एक दिन का निकालने के लिए हम क्या करेंगे 128 को डिवाइड करेंगे 128/17 से, तो बटे के 17 ऊपर चले जाएंगे गुणा में, तो 128 से 128 कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा कितना 17। मतलब स्वप्निल और जो रेवती हैं वो दोनों मिलकर एक दिन में 17 यूनिट को कंप्लीट करती हैं। अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि रेवती यदि अकेले उस काम को करे तो उसको कितने दिन यहाँ पर लगेंगे। तो यहाँ पर देखिए स्वप्निल और रेवती की एक दिन में 17 यूनिट है, तो इसमें से यदि हम स्वप्निल की 8 माइनस कर दें तो रेवती की आएंगी कितनी यहाँ पर 9। तो रेवती एक दिन में 9 यूनिट काम कर सकती है और टोटल यूनिट कितनी है 128। तो बताओ एक दिन में 9 यूनिट करती है तो इन 128 यूनिट को कितने दिन में करेगी, तो 9 से क्या करेंगे हम यहाँ पर भाग लगा देंगे, तो 128/9 सेकेंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका यहाँ से हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।